नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। आज के इस वीडियो में हम जीएस पेपर 3 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन के फॉर्म में इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट यानी पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। हम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की दी हुई डेफिनेशन यूज करेंगे। हम बताएंगे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट एक उपकरण है या एक टूल है जिसका उपयोग निर्णय लेने से पहले प्रायर टू डिसीजन मेकिंग किसी परियोजना के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक प्रभावों की पहचान करने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर कोई प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश होने वाला है तो उसके शुरू होने के पहले ही ये पता लगाया जाता है कि आने वाले समय में अगर इसे अलाउंस मिल गया तो इसका क्या क्या असर पड़ने वाला है समाज पे, अर्थव्यवस्था पे और एनवायरनमेंट पे। हम आगे एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट पता लगाता है, इवैल्यूएट करता है द इम्पैक्ट ऑफ पर्टिकुलर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑन एनवायरनमेंट, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड हेल्थ। किसी विशेष विकास परियोजना का क्या क्या प्रभाव होता है अर्थव्यवस्था, समाज, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर। कब शुरू हुआ था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट? तो ये शुरू होता है 1994 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट की एक नोटिफिकेशन के बाद, जिसने ये अनिवार्य कर दिया, मैंडेट कर दिया कि जितने भी शेड्यूल 1 के अंदर प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी कि पर्यावरणीय मंजूरी की ज़रूरत है अपने एक्सपेंशन यानी विस्तार, रेनोवेशन यानी नवीनीकरण और इस लिस्ट के अंदर जितनी भी प्रोजेक्ट हैं उनके नए उस लिस्ट में एक नए प्रोजेक्ट्स लगने के लिए इन सबको एनवायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए। ये 1994 का नोटिफिकेशन फिर अमेंड होता है 1997 में, जिससे कि इसमें पब्लिक हियरिंग यानी जन सुनवाई का कॉन्सेप्ट आता है। फिर ये 2002 में फिर से अमेंड होता है, जिससे ये होता है कि जो भी बहुत हाई लेवल के हाई इन्वेस्टमेंट वाले डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। ये काफ़ी नेगेटिव स्टेप था। फिर 2003 में 3 बार इस नोटिफिकेशन में अमेंडमेंट होते हैं और अगस्त और सितंबर में 2 अमेंडमेंट होते हैं एक ही महीने के अंतर पे। अगस्त वाले अमेंडमेंट में बोला जाता है कि जो इको सेंसिटिव जोन या पोल्यूटेड एरिया हैं उनके 15 किलोमीटर की रेडियस के अंदर जितने भी प्रोजेक्ट्स लगेंगे उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस की ज़रूरत है। लेकिन फिर सितंबर वाले नोटिफिकेशन में ये बोल दिया जाता है कि 10 किलोमीटर के बाद वो पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं होगी, जन सुनवाई की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये भी काफ़ी एक नेगेटिव स्टेप था। 2006 में फिर एक पूरा नया नोटिफिकेशन ही आ जाता है जो कि प्रोजेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर देता है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। फिर B1 को B1 B2 में डिवाइड कर देता है। कैटेगरी ए वाले प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस देता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बी वाले प्रोजेक्ट्स को स्टेट गवर्नमेंट क्लियरेंस देती है। B1 में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, बी के अंदर ही B1 वाली लिस्ट है जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स जो होते हैं उनको क्लियरेंस की ज़रूरत होती है और B2 के अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती। हम फिर देखेंगे कि कहाँ से इस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को इसकी पावर मिलती है। तो पर्यावरण प्रभाव आकलन के प्रावधान और तरीके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में निहित हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इसका एम क्या है। तो जैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का एम होता है कि ये इवैल्यूएट करे, पता लगाए कि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, माइनिंग प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, न्यूक्लियर और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, अर्ली स्टेज में ही पता लगाए कि इनका क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है और अगर कोई एडवर्स इम्पैक्ट है, कोई नेगेटिव प्रतिकूल प्रभाव है तो उसके लिए प्रभावी समाधान भी दे। हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि 2022 के पीसीएस मेंस और प्रीलिम्स के लिए एससीएस के बैचेस स्टार्ट हो गए हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके यहाँ पे आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगा, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और आपके आंसर्स को रिव्यू भी किया जाएगा और सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा। तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से अपने आंसर की तरफ आते हैं। अब हम बताएंगे कि इंपॉर्टेंस क्या है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की। तो पहली इंपॉर्टेंस है कि प्रभावी और कम खर्चीले पर्यावरण प्रबंधन के तरीके देता है। जब कोई प्रोजेक्ट लग जाएगा उसके बाद नुकसान हो जाएगा, उस नुकसान की भरपाई करने में जितना खर्चा आएगा वो नहीं करना पड़ेगा अगर इफेक्टिव वे में एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए। जो भी नुकसान होने वाला है उनको कम करने के तरीके पहले ही सुझा दिए जाएं या फिर अगर कोई बहुत बड़े लेवल पर नुकसान होगा तो ऐसे प्रोजेक्ट्स को अलाउ ही ना किया जाए। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर पर्यावरणीय नुकसान जो है वो अपरिवर्तनीय है, तो अगर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है तो
प्रभावों से, इसके प्रतिकूल प्रभावों से बचा जा सकता है और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इसके लिए उपाय प्रदान कर सकता है। फिर तीसरा पॉइंट है कि एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट ये इंश्योर करता है, ये सुनिश्चित करता है कि जो परियोजनाएं पहले से चल रही हैं वो अपनी एक लिमिट को ना क्रॉस करें। जो इकोसिस्टम रीजनरेशन की लिमिट है, पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्जनन की जो सीमा है, उसको ना क्रॉस करें। फिर स्टेप्स क्या क्या होते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के? तो 8 स्टेप्स यूज होते हैं। सबसे पहला स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस यानी प्रभाव का विश्लेषण, और मिटिगेशन यानी कि शमन। फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है, फिर रिव्यू की जाती है वो रिपोर्ट, फिर निर्णय लिया जाता है, फिर उसके बाद भी मॉनिटरिंग होती है। तो स्क्रीनिंग की फर्स्ट स्टेज है, इसमें किसी प्रोजेक्ट को भेजा जाता है और ये देखा जाता है कि इसको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की ज़रूरत है भी या नहीं। अगर है तो किस लेवल का असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो प्रोजेक्ट फर्स्ट स्टेज में पास हो जाते हैं, जिन्हें ज़रूरत होती है असेसमेंट की, वो जाते हैं स्कोपिंग वाले स्टेप की तरफ। स्कोपिंग में ये देखा जाता है और कौन-कौन से इसमें सेक्शन है जिनको हमें और असेस करने की ज़रूरत है और कितने टाइम में ये असेसमेंट पूरा हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद आता है थर्ड स्टेप, जहाँ पे क्या-क्या इम्पैक्ट पड़ेगा सोसाइटी, एनवायरनमेंट पे, हेल्थ पे, ये सब देखा जाता है। और उसके बाद फिर चौथे स्टेप में इन प्रभावों को कम करने के लिए स्टेप सुझाए जाते हैं मिटिगेशन के स्टेप में। फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है, वो रिपोर्ट एक कमेटी के आगे रखी जाती है जो इसको रिव्यू करती है, फिर डिसीजन लेती है कि इस प्रोजेक्ट को अलाउ करना भी है या नहीं। और अगर प्रोजेक्ट अलाउड हो जाता है, उसके बाद पोस्ट मॉनिटरिंग होती है कि अगर अलाउ होने के बाद भी ये प्रोजेक्ट उल्लंघन करे जो सीमाएं तय हैं उनका, तो इन पे फाइन लगे। फिर चैलेंजेस क्या क्या फेस करता है EIA, ये चैलेंजिंग क्यों है? पहली बात ये है कि ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। 2020 का जो नया नोटिफिकेशन आया है, उसमें सरकार ने ये कह दिया है कि आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले आप प्रोजेक्ट शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप क्लियरेंस ले सकते हैं। तो ये पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस का एक कॉन्सेप्ट आ गया है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है इसलिए। उसके बाद दूसरा है कि डिपेंडेंसी जो इसकी रिपोर्ट की है, ये काफ़ी हद तक ये रिपोर्ट डिपेंडेंट है साइंटिफिक एनालिसिस पे। ये साइंटिफिक मेजर्स पे ये रिपोर्ट डिपेंडेंट है, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। तीसरा है कि गवर्नमेंट की पावर कि वो डिसाइड करेगी कि कौन सा प्रोजेक्ट स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है या नहीं। और 2020 के नोटिफिकेशन में ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है उसमें पब्लिक हियरिंग की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरीके से पब्लिक का जो शेयर है, पब्लिक का जो पावर है, उसको घटा दिया गया है। फिर हम आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट कहता है कि इसमें जो पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस नॉर्म्स हैं, वही मतलब कि आप प्रोजेक्ट शुरू कर दें उसके बाद आप क्लियरेंस लें, ये काफ़ी वायलेशन का कारण बनेगी रूल्स के। होगा क्या कि जब आपने पहले प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, आपको प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं हुई, अब आप प्रोजेक्ट अपना चला रहे हैं और फिर अगर आप कोई रूल वायलेट करते हैं तो आप क्या करेंगे कि फ़ाइन दे देंगे। तो एक तरीके से जो एनवायरमेंटल नॉर्म्स हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा वायलेशन होगा इस नए नोटिफिकेशन से। फिर पब्लिक हियरिंग का पीरियड जो है वो 30 दिन से घटाकर 20 दिन कर दिया गया है। अब क्योंकि हर तरीके की पब्लिक को इन सब बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, हर पब्लिक ये रिपोर्ट समझ नहीं सकती है, और सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये सारी लैंग्वेजेस में ये रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो उससे होगा क्या कि पब्लिक को अब लिमिटेड टाइम है कि 30-20 दिन के अंदर ही उसको इस रिपोर्ट को फाइनल करना है। इस रिपोर्ट को जन सुनवाई इस रिपोर्ट की 20 दिन के अंदर ही होगी। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि बस जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट्स को क्लियरेंस मिलता जाए, तो ये भी एक ड्रॉबैक है। फिर 2020 का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है उसने वो अलाउ नहीं करता है कि जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट हो उनको पब्लिक डोमेन में रखा जाए, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद इसमें हो गया लेस पब्लिक एंगेजमेंट एंड हार्टेड राइट्स ऑफ ट्राइबल ग्रुप्स। अब जो भी ट्राइबल पीपल अपने एरिया में रहते हैं उनको तो इतनी ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट क्या है, उनके क्या क्या राइट्स हैं, उन्हें नहीं पता होता। अब जब उनको टाइम भी कम दिया जाएगा रिपोर्ट को पढ़ने के लिए, उन और जो स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट है उनको डोमेन में पब्लिक के रखा भी नहीं जाएगा, तो ये एक तरीके से ट्राइबल ग्रुप्स के राइट को भी कम कर रहे हैं। फिर वे फॉरवर्ड पर हम आएँगे कि क्या-क्या इसमें सुधार किए जा सकते हैं, इसको और इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो सबसे पहला है कि एक अलग से अथॉरिटी होनी चाहिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट से रिलेटेड। गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस इस पे से कम होना चाहिए। इस संबंध में एक स्वतंत्र प्राधिकरण बनाना चाहिए सरकार को। दूसरा स्टेप हम ले सकते हैं कि ये सेक्टर अलग-अलग सेक्टर के लिए अलग-अलग अथॉरिटीज़ होनी चाहिए। जैसे माइनिंग के लिए आपने अलग अथॉरिटी बना दी है, आपने हाइड्रो पावर के लिए अलग अथॉरिटी बना दी है। तो ये इस तरीके से एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अपनी-अपनी फ़ील्ड में करेंगे और ज़्यादा इफ़ेक्टिव वे में कर पाएँगे। फिर तीसरा जो है वो है पब्लिक को स्टैंड लेने का मौका मिलना चाहिए। पब्लिक को पावर मिलनी चाहिए कि अगर कोई प्रोजेक्ट उसे सही नहीं लग रहा है तो वो आवाज़ उठा सके, ख़ास तौर पे जहाँ पे डिफ़ॉरेस्टेशन होता है, उन केसेज़ में पब्लिक को आवाज़ उठाने का मौका मिलना चाहिए और उन्हें ये पावर देनी चाहिए कि लोकल पब्लिक जानती है अपने एनवायरनमेंट को, आस-पास के ट्राइबल ग्रुप्स जानते हैं अपने एनवायरनमेंट को, तो उनको ये हक मिल जाना चाहिए कि वो आवाज़ उठाएँ, उनके पावर को कम नहीं करना चाहिए। और फिर है जो कमिटी होगी जो एनवायरनमेंट असेसमेंट करेगी, उसमें साइंटिफिक और एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। अभी फ़िलहाल में क्या है, जो कमिटीज़ बनती हैं उनको बस क्लीयरेंस देना रहता है, और फिर जो एस्टैब्लिश करते हैं प्रोजेक्ट, वो ये चाहते हैं कि ऐसी
कमिटीज़ बने, ऐसे लोग रहें उसमें जो कि बस उन्हें जल्दी से क्लियरेंस दे दें। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। साइंटिफिक एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो प्रॉपर मुआवज़ा करें, मुआयना करें कि क्या-क्या इसके इम्प्लिकेशंस हो सकते हैं प्रोजेक्ट के, उसके बाद ही उसे क्लियरेंस दें। पब्लिक हियरिंग शुड बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, जैसा कि हमने डिस्कस किया। फिर हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ। कंक्लूजन में हम बताएँगे कि एट प्रेजेंट टाइम एनवायरमेंटल क्लीयरेंस इज़ अ नीड ऑफ एन आवर। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहे हैं, तो हमें डेवलपमेंट करना है, लेकिन ऐसे करना है कि वो आने वाले टाइम में जो हमारी आने वाली जनरेशन है, उसके लिए नुकसानदेह ना हो, जो हम छोड़ के जाएँ वो जनरेशन कंज़्यूम करेगी। तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को मान्यता दी जाए जो कि पर्यावरण को नुकसान ना पहुँचाएँ। उसके लिए एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो एक इफ़ेक्टिव फ्रेमवर्क होना चाहिए, जिससे पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए एक प्रभावी ढाँचा समय की माँग है, जिससे पर्यावरण और जो डेवलपमेंट है, दोनों में संतुलन बन के चले। तो इसी के साथ हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए। आने वाले वीडियो में हम जो इंडिया में नोटिफिकेशंस आए हैं, उनके प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे, और भी इस एनवायरनमेंट के टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।